सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ निहाल और इस लेक्चर में हम हमारे एनवायरनमेंट सीरीज़ में एक नया चैप्टर और टॉपिक पढ़ेंगे जो है कि अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ये हमारे टॉपिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कि हम ऐसा विकास करें जिसमें कि जो भावी पीढ़ियाँ हैं, जो फ्यूचर की पीढ़ियाँ हैं, उनके लिए भी हम रिसोर्सेज और संसाधन, रिसोर्सेज ही संसाधन हैं, उन्हीं को बचाकर ऐसे चलें कि हमारी भी ज़रूरतें पूरी हों और आगे की भी जनरेशन्स की ज़रूरतें पूरी हों। तो इसमें देखिए ये टॉपिक है, इसमें देखिए टॉपिक नंबर है 4। इस 4th नंबर के टॉपिक में हम देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले तो ड्राफ्ट देखेंगे। ड्राफ्ट इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA 2020। तो ये ड्राफ्ट आया है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का। फिर उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद सस्टेनेबल ओशियन इकोनॉमी फॉर 2050 रिपोर्ट, जो कि हमारी समुद्र की इकोनॉमी है। समुद्र से हम फिश प्रोड्यूस करते हैं या फिश का एकत्रीकरण करते हैं, उससे हमारी इकोनॉमी चलती है, फूड इकोनॉमी, ये सब। फिर अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे। तो उसमें सोलर एनर्जी हो गई, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इस कॉन्सेप्ट को हम देखेंगे। हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी क्या होती हैं, गैस बेस्ड इकोनॉमी क्या होती है, और हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, ग्रीन मार्केट क्या है, और फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांसमिशन रिपोर्ट क्या है। ठीक है, शॉर्ट में हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हम क्या क्या ख़त्म करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है कि हमें ऐसा विकास करना है जिससे कि हम रिसोर्सेज को बचा सकें। अच्छा, कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर या फिगर में इधर देख पा रहे होंगे कि जैसे कि नो पावर्टी, पहला क्या है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, नो पावर्टी, गरीबी हटाना है, ज़ीरो हंगर। दूसरा है गुड हेल्थ। चौथा है क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा अच्छी हो लोगों की, जेंडर इक्वलिटी हो, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन हो, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी हो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़ हो, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ हो, रिस्पॉन्सिबल एंड कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो, क्लाइमेट एक्शन हो, लाइफ बिलो वाटर जो हो सही हो, लाइफ ऑन लैंड सही हो, पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस हो, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, जो भी हम गोल अचीव करना चाहते हैं, जैसे कि हम अपने एयर पोल्यूशन को 1950 के स्तर पे ले जाना चाहते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप होनी चाहिए। यूएसए, चाइना, रशिया, अमेरिका, है ना, ये सभी जो है इंडिया के साथ कोलैबोरेट करें, तब जाके हो पाएगा। अच्छा, आपके पास तो टेक्नोलॉजीज है, लेकिन हमारे पास, देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने की, तो आपको देनी चाहिए, है ना, हमारी मदद करनी चाहिए, जैसे हम अपनी इतनी बड़ी जनसंख्या को संभाल पाए। अच्छा, इसको हम याद करें कैसे? देखो, सबसे पहले गरीबी है, गरीबी हटाने के लिए उनकी भूख मिटानी पड़ेगी। भूख मिटाने के लिए भूख मिट जाएगी, फिर वो कहेंगे अच्छा, अच्छी हेल्थ हो, वेलबींग हो, स्वस्थ हो हम, है ना। पहले तो गरीबी हटाओ, उनको रोटी कपड़ा और मकान दिया, रोटी कपड़ा मकान मिल गया, उसके बाद कहेंगे हंगर को ज़ीरो कर दो, बिल्कुल, है ना, थोड़ी बहुत हंगर मिट गई, ज़ीरो हंगर कर दो। फिर उनकी सेहत अच्छी हो जाए, फिर अच्छी सेहत हो गई तो क्वालिटी एजुकेशन मिल जाए, एजुकेशन मिल गई तो अब लड़के लड़की समान होने चाहिए, ये समझ में आ गया। फिर स्कूल में जाएंगे तो क्लीन वाटर सैनिटेशन हो जाए, फिर अफोर्डेबल एनर्जी स्कूल में मिलनी चाहिए तो सोलर पैनल लगवा दो, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, है ना। अच्छा, वो स्कूल में जो जितने भी टीचर काम कर रहे हो, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी, उनको एक डिसेंट वर्क मिले, इकोनॉमिक ग्रोथ मिले। फिर बच्चे वहाँ से पढ़ के जाएंगे तो उनके लिए इंडस्ट्री इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। फिर आगे बच्चों की शादी वगैरह होंगी तो उसमें इनइक्वलिटीज़ रिड्यूस हो। फिर 11 किया जाएगा सस्टेनेबल सिटीज़ हो, भाई बच्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो सिटीज़ बनेंगी, है, अर्बनाइजेशन होगा तो वो सिटीज़ जो हो सस्टेनेबल हो, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे। फिर रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हो। अब बच्चों की फैमिली हो गई जो पढ़ के इतना, उनको गरीबी से निकाला, हंगर उनकी भगाई, है ना, अब उनका समझाना चाहिए कि आपको कंजम्पशन प्रोडक्शन जो है वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करना है। फिर ये सारी बेसिक चीज़ें हो गई। अब आते हैं क्लाइमेट एक्शन पे, जहाँ रह रहे हैं वहाँ का पर्यावरण, क्लाइमेट एक्शन अच्छा हो। फिर लाइफ बिलो वाटर, वो लोग कहीं झील में घूम रहे हैं तो वहाँ पे उसके नीचे का सही हो, है ना, उसका जीवन सही हो मछलियों का, लाइफ ऑन लैंड सही हो, पीस जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन हो, और गोल के लिए पार्टनरशिप हो।
इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं शॉर्ट में, एक तो पॉवर्टी हो गई, फिर हमने हंगर मिटा दी, फिर उसके बाद गुड हेल्थ दे दी, फिर उसके बाद एजुकेशन दे दी, फिर उसके बाद इक्वलिटी दे दी, फिर उसके बाद क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन दे दिया, फिर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी दे दी, फिर उसके बाद डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, फिर इंडस्ट्रियल इनोवेशन। तो इस PHEEEE वर्क एंड इंडस्ट्री रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, फिर आई आ गया। इस तरीके से आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया सस्टेनेबल गोल्स की, इसको आप याद कर लीजिए, देख लीजिए। अब आते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट टॉपिक के अंतर्गत जो सब टॉपिक है हमारा, ड्राफ्ट इन्वायरमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट। इसको देखेंगे कि ये जो ड्राफ्ट है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो 2020 का आया है, उसमें क्या क्या बातें हुई हैं। तो EIA के प्रोसेसेस देखेंगे, प्रपोजल होता है, कोई इसको आइडेंटिफाई होता है, फिर उसकी स्क्रीनिंग होती है, स्क्रीनिंग के बाद इनिशियल एनवायरनमेंट एग्जामिनेशन होता है, ये EIA रिक्वायर्ड होता है ना, ये पूरा भी हम देखेंगे। और क्या हम देखेंगे, इसके बाद EIA जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 1994 में हुआ था, उसके बारे में देखेंगे, क्या क्लियरेंस प्रोसेस था, क्या है ना, मॉनिटरिंग पीरियड क्या था, 2006 में आया, फिर 2020 में आया। तो ये 3 बार आया है, याद रखिए। अगर ये ऑप्शन में आ जाए आपके कि EIA कब कब आया, तो 94 में आया, 2006 में आया, 2020 में आया। ठीक है। रिलेटेड न्यूज़ जो है इसकी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होगी, क्योंकि इसके लिए फ्रेश गाइडलाइंस आई हैं। स्ट्रक्चर भी देख लेंगे हम। अब स्ट्रक्चर किसका देखेंगे, ये तो हो गया एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को देखेंगे। भाई इसका नाम आप सुनते हैं, कोई भी हाईवे निकल रहा है तो NGT पर NGT रोक लगा देती है कि हाईवे जो है गंगा नदी के पास से निकल रहा था, कौन सा हमारा गंगा एक्सप्रेस वे, तो उसको उसके उससे 100 किलोमीटर और इधर किया गया, ताकि वहाँ पे उसके इकोलॉजी पे कोई इफेक्ट ना आए। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें एक चेयरपर्सन होता है किसमें, NGT में, जजेस होते हैं, चीफ जस्टिस होते हैं, फिर ये अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट होते हैं। इसमें जुडिशियल मेंबर्स होते हैं, इनका 5 ईयर का टर्म होता है। मेंबर जो है फिर रीअपॉइंट नहीं होते हैं। ये सभी चीज़ों को हम देखेंगे शॉर्ट में आगे। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हो गए हमारा। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 हम देखेंगे, उसका कंपैरिजन देखेंगे। पिछले 2 जो आए थे, कब आए थे 2, वो आए थे 1994 में और 2006 में, फिर 2020 में। उसके बाद हम देखेंगे NGT को, इसका स्ट्रक्चर क्या है। फिर सस्टेनेबल ओशियन इकोनॉमी है, समुद्रिक इकोनॉमी हमारी 2050 की रिपोर्ट जो है उसके बारे में हम शॉर्ट में देखेंगे। फिर अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को देखेंगे, है ना। ये हमारे 4.3 टॉपिक हो गए। अब इसके बाद हम देखेंगे अल्टरनेटिव हमारे एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हम जानते हैं सोलर एनर्जी है, छतों पर पैनल लगा लीजिए और फ्री में बिजली चलाइए, क्योंकि हम मेरे घर में 1 किलोवाट के पैनल लगे हैं। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए, सभी लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। 3 पैनल लगाए हैं ऐसे करके, 270 वाट के 3 पैनल हैं। ठीक है, 2 बैटरी लगाई हैं और एक 1500 VA का इन्वर्टर। इसमें हम इंडक्शन भी चला लेते हैं, प्रेस भी हो जाती है और ये इमर्सन रॉड भी लग जाता है। पूरा सिस्टम आपका ये 70,000 में लग जाएगा और आप हर महीने इसमें 1000 रुपये बचा सकते हैं। तो समझ जाइए, 1 साल में आप 12,000 रुपये बचाएंगे और 3 साल में 12×36,000 बचाएंगे। 3 साल में 12×36,000 और 6 साल में पूरा पैसा आधा है इसका, मतलब 5 साल में पूरे सोलर एनर्जी का आपका पैसा वसूल, और फिर इतना एफिशिएंट कि आपकी घर की बिजली परमानेंट रहेगी, है ना। फिर आपका UPS बिल्कुल साइन वेव का आपको पावर मिलेगी, आपके सिस्टम कंप्यूटर मॉनिटरिंग और ये क्या कहते हैं वाईफाई के लिए बहुत प्योर पावर मिलती है इसमें, जो UPS होता है आपका। ठीक है, तो सोलर एनर्जी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। इसका हम पूरा ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग को के बारे में पढ़ेंगे और भारत में क्या क्या चल रहा है उसके बारे में देखेंगे। फिर एक अवधारणा आई है हमारी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। एक ही हमारा सूरज है, एक ही दुनिया है हमारे पास, और एक ग्रिड बना दें जिससे कि जो पूरा वर्ल्ड है वो जहाँ भी एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है वो आपस में हम एक्सचेंज कर सकें। ठीक है, इसके फेजेस को हम देखेंगे, कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
कौन कौन सी ग्रिड लाइन कहाँ से अटैच हो सकती हैं। फिर हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी के बारे में चर्चा चल रही है कि कैसे हम हाइड्रोजन बेस्ड बसेस बना सकते हैं, हाइड्रोजन बेस्ड प्लांट बना सकते हैं। तो इसका फ्यूल सेल स्टैक कुछ इस प्रकार का है, आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी आगे। और गैस बेस्ड इकोनॉमी, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे हम गैस बेस्ड इकोनॉमी की, क्योंकि गैस पाइपलाइंस बिछाई जा रही हैं देश में, है ना। और आप देख रहे हैं आपके शहरों में गलियों को खोद दिया जाता है क्योंकि वहाँ गैस पाइपलाइन बिछ रही हैं, है ना। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कैसे ये, अब देखिए उत्तर प्रदेश में लखनऊ वाराणसी होते हुए पूरी गैस पाइपलाइन जो है वेस्ट बंगाल तक जाएगी। फिर वेस्ट बंगाल में वहाँ पे एक शिप खड़ा होगा और वो पूरा गैस आपको ट्रांसफ़र कर देगा इन्हीं पाइपलाइन में, यहाँ पे स्टोरेज बना के पूरे उत्तर प्रदेश में गैस पहुँच जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये इन सभी चीज़ों की बात करेंगे। फिर हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी मतलब कि वहाँ पे क्या है, यहाँ पे पवन चक्की भी है, मतलब विंड टरबाइन भी है, साथ में पीवी अरेज भी लगे हैं। फिर हमने मोटर चला के रिजर्वायर में ऊपर पानी भर लिया, वहाँ से छोटे मोटर से हमने टरबाइन में करके स्टोर कर लिया ना। मतलब ये पूरा तरीके का है कि हम पावर को स्टोर भी कर सकें और पावर को आगे भेज भी सकें। विंड का भी यूज़ कर लें, सोलर का भी यूज़ कर लें एक जगह पर। तो ये हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम है। ठीक है, इसके बारे में हम कुछ मेन पॉइंट्स देखेंगे। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास अगला टॉपिक, ग्रीन मार्केट। ग्रीन मार्केट क्या है, किस तरीके से हम अपनी एनर्जी को ग्रीन रख सकते हैं, मतलब कि वो ऐसी एनर्जी का हम यूज़ कर रहे हैं जो कि बाद में रिप्रोड्यूस हो जाए। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के बारे में देखेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में देखेंगे। यही सब, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ही इशारा करते हैं, क्योंकि इन सभी टेक्नोलॉजीज़ और इन सभी आइडियाज़ का उपयोग करके ही हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेंगे। और फिर उसके बाद आ जाएगा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये अगले लेक्चर में हम ख़त्म करेंगे, लेकिन इतने ही बहुत सारे टॉपिक हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, ड्राफ्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट EIA 2020। ठीक है, ये ड्राफ्ट है जो कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए जारी किया गया है। कौन जारी करता है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, MOEFCC। ठीक है, कब किया गया है, 2020 में। रिप्लेस द एग्जिस्टिंग EIA नोटिफिकेशन, 2006 में जो लाई गई थी ये EIA नोटिफिकेशन, उसको रिप्लेस किया है इसने। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के अंतर्गत इसे लाया जाता है। ठीक है, तो ये एक इंडिया का लेजिस्लेशन है, एक अम्ब्रेला एक्ट है जो कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन 1986 के अंतर्गत लाया गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सिग्नेटरी हो गए थे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन के, जो कि इन्वायरमेंट पे था। 1972 में जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ है 1972 में, उसके सिग्नेटरी होने के कारण हम EIA रिपोर्ट लाते हैं 2020 में लाई। एंड भोपाल गैस लीक डिजास्टर इन 1984। तो चूंकि इसमें हमारी कंट्री नोटिफाइड है तो EIA नॉर्म सबसे पहले 1994 में लाया गया, एक फ्रेमवर्क बनाया गया, लीगल फ्रेमवर्क। ठीक है, फॉर रेगुलेटिंग द एक्टिविटीज़, किस एक्टिविटी को रेगुलेट करना है, किस एक्टिविटी को रेगुलेट करना है, एक्सेस, यूटिलाइज, इफेक्ट, पल्यूट नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो कोई भी एक्सेस कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है, उन सभी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है। एवरी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैज़ बीन रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द EIA प्रोसेस। EIA प्रोसेस से किसी भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को गुजरना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हाँ, और इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है उसे करनी पड़ेंगी। तो ये इसमें प्रपोज़ल था। पहले तो स्क्रीनिंग होती है, फिर इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन होता है। तो किसी भी प्रोजेक्ट को जो है EIA प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। EIA प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले तो प्रपोज़ल का आइडेंटिफिकेशन होता है, क्या प्रपोज्ड है। जैसे कि गंगा एक्सप्रेसवे बनना है, तो ये कितने ज़िलों से गुजरेगा, कितना किलोमीटर का होगा, ऐसे करके उत्तर प्रदेश में
ये करके उत्तर प्रदेश है, तो यहाँ से गंगा एक्सप्रेस, अब अच्छा गंगा नदी भी ऐसे गुजर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, कहीं पे गंगा का जो तल है वो उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, उसके जो जीव जंतु है आपस का एनवायरनमेंट है वो तो इफेक्ट नहीं हो जाएगा। तो प्रपोजल का मैंने आइडेंटिफाई किया, फिर उसको स्क्रीन किया, कितना लंबा चौड़ा है, क्या क्या है, क्या बजट है, किस क्षेत्र से गुजरेगा, इसकी स्क्रीनिंग हुई। फिर इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन हुआ, वहाँ पे जाके सर्वे वगैरह हुए, EIA रिक्वायर्ड आया, फिर स्कोपिंग हुई उसकी, इम्पैक्ट एनालिसिस किया गया, मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट किया गया, कुछ चीज़ों को मिटिगेट कर दिया गया। फिर EIA रिपोर्ट आई। हाँ, अगर नो आई EIA रिकॉर्ड है तब तो बात ही खत्म है। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिव्यू हुआ उस रिपोर्ट पे, फिर डिसीजन मेकिंग ली गई, नॉट अप्रूव्ड हुआ तो रीडिज़ाइन और रीसबमिट करा गया EIA रिपोर्ट को। फिर उसके बाद अगर अप्रूव्ड हो जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन होता है, फॉलोअप होता है, वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट का वर्क चलने लगता है। फिर इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस प्रोसेस कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिव फ्यूचर EIA, ठीक है। और वहीं पर बीच में ही पब्लिक इन्वॉल्वमेंट होती है ना, पब्लिक बताती है यहाँ से हमको इतनी दिक्कत है, ऐसा है वैसा है, ठीक है। तो इस तरीके का ये पूरा EIA प्रोसेस है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं ज़रूरी जिनको आप याद कर सकते हैं, जैसे मिटिगेशन एंड इम्पैक्ट मैनेजमेंट, रिव्यू होता है, डिसीजन मेकिंग होती है, इनिशियल एनवायरमेंटल एग्जामिनेशन होता है, इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट इसमें होता है। तो ये हमारे जो है EIA प्रोसेस है किसी प्रोजेक्ट को अलाउ करने के लिए। और एक गवर्नमेंट का एक लेजिस्लेशन है, और इसका मिनिस्ट्री है इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। EIA नोटिफिकेशन 2006 में आया था, इसको रिप्लेस किया है 2020 ने। और ये इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट EPA 1986 के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम लोग सिग्नेटरी हैं किसके, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन 1972 के। अब EIA के बारे में हम देख लेते हैं क्या है। प्रोसेस और स्टडी है, प्रोसेस है ये एक, और एक स्टडी है किस चीज़ की, प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ठीक है। प्रिडिक्ट करती है, प्रिवेंट करती है प्रपोज्ड एक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर बीइंग अप्रूव्ड विदाउट प्रॉपर ओवरसाइट टेकिंग एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेज इनटू अकाउंट, है ना, प्रिवेंट कर देती है। कंपेयर करती है वेरियस अल्टरनेटिव, क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं, क्या हम कोई पार्क है तो उसको शिफ्ट कर सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ। इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल कॉस्ट को ये चेक करती है। तो ये सब चीज़ें अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 1994 में आया था, फिर 2006 में आया है, फिर 2020 में आया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पीरियड ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, पीरियड ऑफ पब्लिक कंसल्टेशन, इसमें कितना दिन होता था, पहले 30 डेज होता था, फिर 45 डेज होता था, अब इसको 40 दिन का रखा है कि पब्लिक अगर कोई कंसल्ट करनी है, पब्लिक की सहानुभूति लेनी है, पब्लिक की रजामंदी लेनी है, तो उसमें 40 डेज होंगे इसके रिपोर्ट के बनने में, इसके प्रोसेस में होने में। जो ये इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट आएगी, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मतलब कोई प्रोजेक्ट बन रहा है तो वो इन्वायरमेंटल पर कितना इम्पैक्ट करेगा उसको एसेस करने वाली जो रिपोर्ट आएगी, उसके प्रोसेस में 40 डेज पीरियड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन, जो कि पहले 45 डेज था। तो ये एक ऑप्शन, एक पॉइंट में आ सकता है आपके UPSC प्रीलिम्स में कि EIA 2020 की नई गाइडलाइन के अनुसार जो पीरियड फॉर पब्लिक कंसल्टेशन है वो कितना है, तो 40 डेज है। पहले कितना था, 45 था। 94 में कितना था, 30 डेज था। मतलब कि इसको कम किया गया है, पहले ज़्यादा किया गया फिर कम कर दिया गया है। अच्छा, मॉनिटरिंग पीरियड कितना है, कितने दिन में मॉनिटर करते हैं हम उस प्रोजेक्ट को, तब द प्रोजेक्ट अथॉरिटीज़ टू मॉनिटर प्रोजेक्ट फॉर कंप्लायंस विद इन्वायरमेंटल नॉर्म्स एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने में इसको क्या कहते हैं, इसको चेक करते हैं। द मॉनिटरिंग फ्रिक्वेंसीज हैज़ बीन रिलैक्स टू 1 ईयर, 1 ईयर तक उसको मॉनिटरिंग फ्रिक्वेंसी को रिलैक्स कर दी, मतलब 6 महीने में नहीं जाने की ज़रूरत है, 1 साल में आप उसको एसेस कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल क्लियरेंस में क्या है, वंस प्रोवाइडिंग इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फॉर प्रोजेक्ट ले एंटायरली ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड कर रहा था। अच्छा, इसमें क्या है हम देखेंगे, तो प्रोजेक्ट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, A, B1 और B2 बेस्ड ऑन द पोटेंशियल सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑन द स्पेशियल एक्सटेंट ऑफ दीज इम्पैक्ट्स, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए इनकी 3 तरीके की रिपोर्ट है, A, B1 और B2, ये ऐसा करके पॉइंट आ सकता है आपका।
फिर इस प्रोसेस में देख लेते हैं, तो प्रोसेस में क्या था, पहले कैटेगरी ए और B1 प्रोजेक्ट्स स्कूपिंग होता है, प्रिपेयरिंग एंड ड्राफ्ट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, पब्लिक कंसल्टेंसी होती है, प्रिपरेशन फॉर फाइनल ईयर रिपोर्ट होती है, अप्रेजल बनती है। ये 5 तरीके की इसमें प्रोसेस है अभी 2020 के गाइडलाइंस में। फिर इसको भी आप देख सकते हैं, एन अपील कैन बी मेड टू NGT अगेंस्ट प्रायर इन्वायरमेंट क्लियरेंस। अगर किसी प्रोजेक्ट को पहले इन्वायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है तो आप NGT में जाके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें प्रोविज़न एक नया आया है हमारे 2020 गाइडलाइंस में। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम। मिनिस्ट्री ऑफ MOEFC क्या कह रहे हैं, तो गाइडलाइंस को एक्सीलरेट किया गया है इन्वायरमेंटल अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए। इसके लिए एक क्या गठित किया गया है, एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी को गठित किया गया है, जो इकोलॉजी, वाइल्ड लाइफ और हैबिटेट प्रिजर्वेशन के बारे में देखेगी। ठीक है, और एक सेपरेट EAC कमेटीज़ हैं, हैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स में, कोल माइनिंग में, नॉन कोल माइनिंग में, रिवर में और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में। मतलब पहले से ही कमेटी बना दी गई है ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट्स आते हैं तो सीधे बड़ाक से उन कमेटीज़ को आप दे दीजिए कि आप इनका काम संभालिए। उनको एक्सपीरियंस भी हो चुका होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में कि उसमें वो कौन कौन सा इम्पेक्ट करता है इन्वायरमेंट पे, तो वो रिपोर्ट जल्दी से बना देंगी, है ना। कौन कौन से प्रोजेक्ट, जैसे कोल माइनिंग हो गया, नॉन कोल माइनिंग हो गया, मतलब कोल के अलावा कोई माइनिंग कर रहे हो, कोई और धातु का निष्कर्षण करने के लिए प्रयास में हो, कोई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हो, कोई कॉरिडोर बन रहा हो, रिवर से रिलेटेड प्रोजेक्ट हो, डैम वगैरह बनाना हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो, तो अलग अलग इनकी कमेटी जो है बनाई गई हैं। चलिए, ये टॉपिक हमारा EIA 2020 गाइडलाइंस ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा NGT। तो NGT के बारे में हम देख लेते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, आप इसका नाम सुनते ही रहते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीटेड 10 ईयर्स। इसने अपनी पैदा होने के 10 साल पूरा कर लिए हैं, मतलब कि ये जब गठित की गई थी उसके 10 साल पूरे हो गए हैं। स्टैच्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी है, एक तो स्थायी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और ये क्वासी जुडिशियल है, स्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010। तो 10 साल 2020 में इसने पूरे किए। तो ये एक्ट आया था 2010 में, उसके अंतर्गत इस बॉडी को बनाया गया था, ट्रिब्यूनल को। एम्स फॉर इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ केसेस, मतलब इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ, कोई केस आ जाता है, कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट बहुत देश के लिए फ़ायदेमंद है लेकिन वहाँ पे एनवायरनमेंट इम्पैक्ट हो रहा है, तो इन सभी केसेस को जल्दी जल्दी निपटारे के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन, फॉरेस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। ट्रिब्यूनल इज़ नॉट बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, इसमें सिविल प्रोसीजर का कोड से बाउंड नहीं है, इसके अलग जो 1908 में ये सिविल प्रोसीजर एक्ट लाया गया था, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, ये इससे बाइंड नहीं है। और द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ये दो नियमों से ये बाध्य नहीं है। NGT के जो रूल्स हैं ट्रिब्यूनल के, ये इंडियन एविडेंस एक्ट पे भी आधारित नहीं, और सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 पे भी से भी बाउंड नहीं है। बट इट इज़ गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना, नेचुरल जस्टिस मिल जाए लोगों को और इस प्रोजेक्ट को, वही सही है। न्यू दिल्ली इज़ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ सिटिंग, इसका मुख्य प्लेस कहाँ है, न्यू दिल्ली है। भोपाल में बैठ जाते हैं लोग, पुणे में भी बैठ जाते हैं, चटिया लगा लेते हैं, कोलकाता, चेन्नई में भी बैठ जाते हैं। तो NGT के आपका ये एक UPSC के प्रीलिम्स में, PCS में आ सकता है, ऐसे 4 लाइनें होंगी, इसमें से कौन से कथन सही है गलत है, तो एक लाइन में आ जाएगा कि इसकी सेटिंग जो है किस किस प्लेस में है, तो न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। तो ये आपको याद रखनी, तो ऐसे याद करिए, ये हमारा भारत देश हो गया, एक तो यहाँ पे चेन्नई में हो गया, एक चेन्नई में हो गया, एक इधर बना लेते हैं कोलकाता में, बिल्कुल ईस्ट में बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद एक बना लिया हमने पुणे में, यहाँ पे बीच में है, महाराष्ट्र के क्षेत्र को कवर कर लिया। कोलकाता में हो गया, चेन्नई में हो गया, यहाँ पे हो गया, एक भोपाल में भी बिल्कुल सेंटर में बना लिया, और न्यू दिल्ली में बैठ गए। तो देश का हर एक कोना कवर हो गया। ऊपर से देख के चलिए, न्यू दिल्ली, भोपाल, पुणे और इधर चेन्नई और कोलकाता। तो यहाँ यहाँ बैठ के ये NGT वाले केसेस को निपटा देते हैं। अब NGT का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि NGT में कैसे कैसे लोग बैठते हैं, है ना। तो एक तो चेयरपर्सन साहब होते हैं, जो कि जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, चीफ जस्टिस ऑफ
हाई कोर्ट हो सकते हैं। फिर उनके जुडिशियल मेंबर उनके साथ में बैठे होते हैं, तो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट ये हो सकते हैं। फिर एक एक्सपर्ट मेंबर होता है जो कि प्रिस्क्राइब्ड टेक्निकल क्वालिफिकेशन का हो, जैसे कि अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा है तो उससे रिलेटेड कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन का बंदा हो, या गंगा से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो तो उसका टेक्निकल एक्सपर्ट हो। तो ये लोग होते हैं, मतलब सारे जज ही होते हैं, ये देख सकते हैं इसमें। और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट होते हैं। कार्यकाल इनका 5 वर्ष होता है। मेंबर नॉट एलिजिबल फॉर रिअपॉइंटमेंट, दोबारा अपॉइंट नहीं होते हैं ये, एक बार छुट्टी दे दी गई तो दे दी गई। अपॉइंटमेंट बाई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी, पहले सिलेक्शन कमेटी इसको सिलेक्ट करती है, फिर ये जो है अपॉइंट कर दिए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। और ये जो है सीजीआई की सहमति के साथ होता है। जो इसका चेयर पर्सन है, वो चेयर पर्सन जो है, ये देखिए ज़्यादा ही गड़बड़ हो गया मामला यहाँ पे। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो चेयर पर्सन है, वो चेयर पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है, और कंसल्टेशन विद सीजीआई, जो हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो इनको सजेस्ट करेगा। तब ये कोई जज जो होंगे वो इसके एनजीटी के चेयर पर्सन बन जाएंगे। ठीक है। और जुडिशियल मेंबर जो है वो सिलेक्शन कमेटी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। ठीक है, ये पॉइंट्स, ये कुछ एनजीटी के पावर्स हैं। रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, executable as a decree of civil court, dispose application appeals within 6 months of filing। ठीक है। रिलीफ, कंपनसेशन, रजिस्ट्रेशन है ना, ये आप सब देख सकते हैं। फाइन लगा सकती है 10 करोड़ का, 25 करोड़ फॉर कंपनीज लगा सकती है, 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट दे सकती है ट्रिब्यूनल्स ऑर्डर। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ पॉइंट है। 10 करोड़ का किसी इंडिविजुअल पर हर्जाना लगा सकती है। एनजीटी के क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो इससे देख लेते हैं। सबसे पहले तो आता है द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, वाटर एक्ट 1974, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, ये 1974 में है। फिर 1977 में एक आया पोल्यूशन सेस एक्ट आया, यहाँ पे सेस लगाने की बात कही गई। फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया 1980 में आ गया। फिर द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट आया 1981 में। फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आया 1986 में। द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट आया 1991 में। द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट आया 2002 में। तो ये जितने भी एक्ट आए हैं, इन सब का ज्यूरिसडिक्शन, मतलब इन एक्ट को प्रभावित करने वाले स्टेक होल्डर्स, वो सभी एनजीटी के अंतर्गत आते हैं। यही इसका ज्यूरिसडिक्शन है, यही इसका न्यायाधिकरण का क्षेत्र है। ठीक है। ये एक टॉपिक है सस्टेनेबल ओशियन इकोनॉमी फॉर 2050, रिपोर्ट है ये आई। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इतना ही बड़ा टॉपिक है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। एक तो इसमें मेन बात है, एक हाई लेवल पैनल है सस्टेनेबल इकोनॉमी पर, जिसे ओशियन पैनल कहते हैं। ठीक है। तो इसमें 14 सर्विंग वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिसने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। ठीक है, इनिशिएट किया है। सस्टेनेबल ओशियन इकोनॉमी ये बनाना चाहते हैं, सस्टेनेबल प्रोडक्शन हो, इक्विटेबल प्रॉस्पेरिटी हो, है ना। इंडिया इसका मेंबर नहीं है अभी, 2018 में इस्टेब्लिश हुआ था, सपोर्टेड बाय यूनाइटेड सेक्रेटरी जनरल स्पेशल एनवॉय फॉर द ओशियन। ठीक है। फाइनेंस देगा, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा, गवर्नेंस करेगा, क्रॉस पॉलिसी, है ना। ये सब इसके, ये जो पैनल बनाया गया है ओशियन पैनल, ये इसके कुछ प्रमुख कार्य हैं। ठीक है, प्रमुख पॉइंट्स हैं हाई लेवल पैनल के, इसे ओशियन पैनल कहते हैं। ठीक है, इसी की बात हो रही है। ओशियन बेस्ड इंटरवेंशंस हैं ओवर 30 ईयर पीरियड। ठीक है, मतलब ओशियन बेस्ड इंटरवेंशन इसमें प्रोवाइड की गई हैं कि आप ऐसे करें, ओशियन में काम ऐसे खुदाई करें, ऐसे ना करें। जैसे चाइना ने साउथ चाइना सी में खोद खोद के पूरा एक लैंड ही बना लिया है, तो इसके लिए कुछ इन्होंने
चीज़ें बताई हैं इसमें। ये 30 साल के पीरियड के लिए 20 to 2050। तो ये पीरियड भी पूछ लिया जाता है यूपीएससी में। हर एक पॉइंट में इसका, किसी भी स्कीम का, किसी भी प्रोजेक्ट का, किसी भी रिपोर्ट का पीरियड पूछ लेते हैं कि किस काल खंड के लिए इसको लाया गया है। तो ये 2020 से 2050, 30 ईयर्स के लिए ये ओशियन पैनल लाया गया है। ओशियन रिपोर्ट, ओशियन इकोनॉमी की रिपोर्ट डाली गई। रिपोर्ट बेनिफिट कॉस्ट रेशियो ओवर 30 पीरियड, ठीक है, 30 ईयर पीरियड के लिए। क्या क्या पॉइंट्स है इसमें? कंजर्विंग एंड रीस्टोरिंग मैंग्रोव हैबिटेट्स, मैंग्रोव हैबिटेट्स को रीस्टोर करेंगे। स्केलिंग अप ऑफशोर विंड प्रोडक्शन, स्केल अप करेंगे मतलब विंड प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाएंगे। ऑफशोर जो है नदियों, जो लैंड के किनारे विंड प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। डीकार्बनाइजिंग द इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर, जो इंटरनेशनल शिपिंग सेक्टर है उसमें कार्बनाइजिंग को हम कम करेंगे, मतलब कि ईंधन का उपयोग वहाँ पे सस्टेनेबल तरीके से हो। और सस्टेनेबली सोर्स्ड ओशियन बेस्ड प्रोटीन को हम प्रोडक्शन करेंगे। तो इसमें 3 डायमेंशन है, प्रोटेक्ट करें, प्रोड्यूस करें और प्रॉस्पर करें। उसकी संरक्षा करें, प्रोड्यूस करें अच्छी तरीके से और प्रॉस्पर करें। तो रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस करें हम, ठीक है। इतने सारे लोगों को खाना खिलाने के लिए हम रिड्यूस करें अच्छी तरीके से, जॉब्स बनाएं, इकोनॉमिक ग्रोथ करें। तो ये कुछ टॉपिक, कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है, अल्टरनेटिव फ्यूल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। क्या अल्टरनेटिव फ्यूल्स हो सकते हैं? तो सबसे पहले सोलर एनर्जी है। क्यों ये चर्चा में है? तो क्या है, थर्ड ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट मीटिंग एक्सपो ग्लोबल री इन्वेस्ट हुआ है। और पीएम ने क्या हाईलाइट कर दिया है? डिमांड फॉर सोलर एनर्जी इज क्रिएटिंग अ मार्केट अपॉर्चुनिटी ऑफ $20 बिलियन एनुअली। इतनी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में, $20 बिलियन का खर्चा किया जा सकता है। अच्छा, ग्लोबल री इन्वेस्ट क्या है? ये एक मीट थी इन्वेस्टर्स की कि इन्वेस्ट करें लोग और आपको आपके रखे हुए धन पर ब्याज भी मिल जाएगा। तो इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कोलैबोरेशन में हुआ है। वर्ल्ड बैंक भी इसमें कोलैबोरेट कर रहा था मीट में। कैपेसिटी क्या है रिन्यूएबल एनर्जी की? फोर्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है क्या? इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी। हम रिन्यूएबल एनर्जी की कितना प्रोड्यूस करने की हमारी कैपेसिटी है? फोर्थ, 136 गीगावाट हम, विच इज़ ऑफ 36% ऑफ टोटल कैपेसिटी। करंटली हम 136% जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि हमारी टोटल कैपेसिटी की 36% है। तो ये अच्छा है यार, काफ़ी अच्छा ग्रोथ है कि हम अपने 100% में, 36% टोटल कैपेसिटी यूज़ कर ले रहे हैं। इट इज़ ग्रोइंग एट द फास्टेस्ट स्पीड अमंग ऑल मेजर कंट्रीज। सभी बड़ी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा तेज़ी से हम काम कर रहे हैं इस पर। शेयर ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी विल इंक्रीज टू 2020, 220 गीगावाट तक हम इसको 2022 तक बढ़ा देंगे। बहुत अच्छी बात है, मोदी जी के कार्यकाल में बहुत अच्छा काम हो रहा है। लोकली प्रोड्यूस्ड पैनल्स विल आल्सो ग्रो टू 36 गीगावाट ओवर 3 ईयर। तो 36 गीगावाट के हमने लोकली प्रोड्यूस्ड पैनल हुए हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव क्या क्या हैं? तो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जितना प्रोड्यूस करेंगे उतना इंसेंटिव मिल जाएगा। सस्टेनेबल रूफ टॉप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सोलर ट्रांसफिगरेशन ऑफ इंडिया, तो ये हमने एक गठन किया है स्कीम को। और नेशनल सोलर मिशन लाए हैं। यहाँ पर आप सोलर फोटोवोल्टाइक के बारे में पढ़ सकते हैं कि इस पर फोटोन पड़ता है, सरफेस मेड है मटेरियल जनरेट द रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरीके से क्या है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट पे काम करता है। कंसंट्रेटिंग सोलर पावर, इट यूजेस सनलाइट टू हीट फ्लूइड डिपेंडिंग ऑन द पार्टिकुलर एप्लीकेशन, कैन बी वाटर। कंसंट्रेट करके जो हीट कर देता है। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे बेसिक, आ सकता है फोटोवोल्टाइक इफेक्ट के बारे में, ठीक है। एक महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी टोटल कैपेसिटी का 36% यूज़ कर ले रहे हैं। वो कितना है? 136 गीगावाट। और 2022 तक हम इसे कहाँ तक, कितना पहुँचा देंगे?
2022 तक हम इसे 220 गीगावाट कर देंगे रिन्यूएबल कैपेसिटी का, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इतना। गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे कि है रूफटॉप सोलर स्कीम, ये 2019 में आई थी, इसके बारे में आप देख सकते हैं। डिस्कॉम है, की ड्राइवर्स हैं, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ आरटीएस है, ठीक है। फेज थर्ड है ऑफ ग्रिड एंड डिसेंट्रलाइज सोलर पीवी प्रोग्राम है ये, कि डिसेंट्रलाइज तरीके से हम सोलर फोटोवोल्टाइक पावर को जनरेट करना है, इसके बारे में आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएम कुसुम स्कीम है, ये आ चुकी है एग्जाम्स में भी। लॉन्च्ड इन 2019 टू इनकरेज फार्मर टू जनरेट सोलर पावर इन देयर फार्म्स में आप अपने जहाँ पे खेत है वहाँ पे सोलर पावर का जनरेशन करें। जैसे कि नीचे आप खेती बाड़ी करें, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे खेत, यहाँ पे आपने फसल उगा दी और यहाँ पे ऊपर से डंडे लगा के आपने उस पर पैनल की छत लगा दी, ठीक है। इसमें बीच बीच में धूप भी आती रहेगी आपकी फसल को, थोड़ी गैपिंग से कर लेंगे, एरे लगाएंगे, है ना, थोड़ा गैपिंग करके। तो ये दोनों काम हो सकते हैं आपके फार्म्स में, ठीक है। ये 3 कंपोनेंट्स आप देख लीजिए। उसके बाद आता है फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। तो इस लेक्चर में हमने ये सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। ओशियन पैनल, ओशियन रिपोर्ट को कवर किया है, एनजीटी को कवर किया है, ठीक है। उसके बाद हमने सस्टेनेबल गोल्स देखे हैं, और हमने देखा है हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट 2020 की गाइडलाइंस देखी हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ये सारी टॉपिक्स हैं, और इसी लेक्चर के इसी टॉपिक्स के पार्ट सेकंड में हम कौन कौन से टॉपिक्स को देखेंगे। तो वन सन वन वर्ड वन ग्रिड को हम एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी वो कैसे प्रोड्यूस की जा सकती है, उसके फ्यूल सेल स्टैक के बारे में देखेंगे इसी के पार्ट सेकंड में। गैस बेस्ड इकोनॉमी, कहाँ कहाँ पर इसका इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऊर्जा गंगा क्या है, शैल गैस कहाँ पे कैसे जनरेट की जाती है, प्रोड्यूस की जाती है, फ़िल्टर की जाती है, ट्रांसपोर्ट की जाती है, इसके बारे में अगले पार्ट सेकंड में। इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम से ये लेक्चर है, और इसके पार्ट सेकंड में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रीन मार्केट को देखेंगे। फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट को हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को हम कवर करेंगे, कहाँ कितना कारोबार इसका है, कितनी क्षमता है इंडियन मार्केट की, कौन कौन सी स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड, है ना। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 2 लेक्चर रहेंगे, पार्ट 1 पार्ट सेकंड में, और इसके कुछ टॉपिक हमने कर लिए हैं और कुछ टॉपिक इसके पार्ट सेकंड में होंगे। तो धन्यवाद।